नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन 29 मई 2022 यानी रविवार को सुबह 11 बजे किया जा रहा है। आईएएस परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए आवश्यक छात्रवृत्ति प्राप्त करने का यह एक सुनहरा मौका है, जिसमें भाग लेकर आप 90% तक छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। इस छात्रवृत्ति परीक्षा में रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप खुद को रजिस्टर करा सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप रजिस्ट्रेशन 28 मई 2022 यानी शनिवार शाम 6 बजे तक ही करा सकते हैं, क्योंकि इसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। अतः आप जल्द से जल्द इस परीक्षा में स्वयं को रजिस्टर कराएं और आकर्षक छात्रवृत्ति का लाभ उठाएं। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे अमेरिका ताइवान संबंध, गर्भपात के अधिकार पर चर्चा, बढ़ते निर्यात की पर्यावरणीय लागत, किशोरावस्था की पोषण आवश्यकता तथा मंकी पॉक्स वायरस उत्पत्ति और प्रकोप पर। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे, जिससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे पेज नंबर 8 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर से है। मुख्य रूप से हम इसमें बात करने जा रहे हैं अमेरिका ताइवान संबंध पर। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन के द्वारा जापान में क्वाड शिखर सम्मेलन की शुरुआत से पहले जापानी प्रधानमंत्री के साथ एक संयुक्त समाचार सम्मेलन के दौरान 23 मई को एक विवादास्पद बयान दिया गया। उन्होंने इस सवाल का सकारात्मक जवाब दिया कि क्या चीन द्वारा आक्रमण के मामले में अमेरिका ताइवान की सैन्य सहायता के लिए आगे आएगा। यह तीसरी बार है जब उन्होंने इस प्रकार के बयान को दिया है। इससे लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका ताइवान पर अपनी रणनीतिक अस्पष्टता की दीर्घकालिक नीति से रणनीतिक स्पष्टता की ओर स्थानांतरित हो रहा है। इसी की पृष्ठभूमि में हमें ताइवान के मामले को समझने की आवश्यकता है। जब हम बात करते हैं ताइवान की, तो ताइवान जलडमरू मध्य के पार मुख्य भूमि चीन के तट से थोड़ा दूर स्थित एक द्वीपीय क्षेत्र को कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि चीनी गृह युद्ध जो 1945 से 1949 के काल में देखा गया, इस काल में कम्युनिस्ट ताकतों से हार के बाद चीन की सत्तारूढ़ राष्ट्रवादी यानी कुओमिंगतांग सरकार ताइवान भाग गई थी, जिन्होंने ताइवान में चीन गणराज्य सरकार यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना सरकार की स्थापना की, जबकि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी ने मुख्य भूमि चीन में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी पीआरसी की स्थापना की थी। तब से पीआरसी यानी मुख्य भूमि चीन ताइवान द्वीप को अपना प्रांत मानता है और पुनर्विलन की बात करता है। इस बीच ताइवान ने संयुक्त राष्ट्र में अपनी सदस्यता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी स्थायी सीट को बरकरार रखा। शीत युद्ध के काल में दोनों देशों के बीच संबंध लगातार तनावपूर्ण देखे गए, क्योंकि मुख्य भूमि चीन ने खुद को सोवियत संघ के साथ संबद्ध किया, जबकि ताइवान ने अमेरिका से संबंध जोड़े। हालांकि शीत युद्ध की बदलती भू राजनीति के साथ सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए मुख्य भूमि चीन और अमेरिका को 1970 के दशक में एक साथ आने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसमें 1972 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की मुख्य भूमि चीन की ऐतिहासिक यात्रा देखी गई और अमेरिका मुख्य भूमि चीन तालमेल भी बढ़ता देखा गया। उसी वर्ष मुख्य भूमि चीन यानी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी चाइना ने संयुक्त राष्ट्र में चीनी राष्ट्र के आधिकारिक प्रतिनिधि के रूप में ताइवान यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना को विस्थापित कर दिया। मुख्य भूमि चीन के साथ राजनयिक संबंध इसलिए भी सहमत हुए क्योंकि अमेरिका ने मुख्य भूमि चीन यानी पीआरसी चाइना के वन चाइना प्रिंसिपल का पालन किया, यानी पीआरसी चाइना को आधिकारिक चीन के रूप में मान्यता दी, ना कि आरओसी ताइवान को।
समय के साथ ताइवान भी एक दलीय राज्य से बहुदलीय लोकतंत्र में उसी समय परिवर्तित होते देखा गया जब चीन ने डेंग जियाओपिंग या डेंग शियाओपिंग के तहत अपनी आर्थिक प्रणाली में सुधार किया। शीत युद्ध के अंत तक दोनों में आर्थिक संबंध भी देखे गए। हालांकि फिर भी दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के लिए प्रतिस्पर्धा करना जारी रखते हैं और खुद को सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार भी करते हैं। अमेरिका की मुख्य भूमि चीन के साथ इस मेल मिलाप की नीति ताइवान पर भी आपसी समझ को ध्यान में रखती है। इसे 3 महत्वपूर्ण दस्तावेजों के माध्यम से रेखांकित किया जा सकता है, जिसमें 1972 का शंघाई कम्युनिक नॉर्मलाइजेशन कम्युनिक और 1982 का कम्युनिक महत्वपूर्ण है। 1972 के शंघाई कम्युनिक यानी विज्ञप्ति के अनुसार अमेरिका इस समझ के साथ एक चीन सिद्धांत पर सहमत हुआ कि वह यह स्वीकार करता है कि ताइवान जलडमरू मध्य के दोनों ओर के सभी चीनी केवल एक चीन है और ताइवान चीन का ही हिस्सा है। 1979 की विज्ञप्ति के अनुसार अमेरिका के द्वारा मुख्य भूमि चीन यानी पीआरसी चाइना को मान्यता दी गई है और ताइवान को चीन का हिस्सा ही माना गया है। हालांकि अमेरिका इसी विज्ञप्ति के आधार पर दोनों देशों के लोगों के नाम पर ताइवान के साथ अनौपचारिक संबंधों को भी स्थापित किए हुए है। इसके संदर्भ में अमेरिका के द्वारा 1979 में ताइवान संबंध अधिनियम भी पारित किया गया, जिसके तहत अमेरिका के द्वारा ताइवान को निरंतर हथियारों की आपूर्ति की जाती है। हालांकि ये हथियार रक्षात्मक हथियारों की आपूर्ति तक ही सीमित हैं। इस प्रकार से अमेरिका विभिन्न विज्ञप्तियों के माध्यम से ताइवान और पीआरसी चाइना यानी मेनलैंड चाइना दोनों के साथ संबंधों को संतुलित करने का प्रयास करता है। हालांकि इस पर कभी-कभी प्रश्न उठते देखे जा सकते हैं। जैसे जैसे ताइवान का लोकतंत्र फला फूला है, लोगों का मिजाज एक नई ताइवानी पहचान और संप्रभुता पर स्वतंत्रता समर्थक रुख की ओर बढ़ता देखा जा सकता है। पिछले दशक में चीन ताइवान संबंधों में काफी खटास आई है, क्योंकि डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी ताइवान में सबसे शक्तिशाली राजनीतिक ताकत बन गई है। इसने पिछले एक दशक में लगातार 2 चुनाव में भी जीत को हासिल किया है। डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी यानी डीपीपी सरकार की मुखिया साई इंग वेन हैं, जो लगातार ताइवान में स्वतंत्रता समर्थन को बढ़ावा देती हैं और चीन से अलग आर्थिक संबंधों में विविधता लाने का भी प्रयास कर रही हैं। इसी के चलते चीन साई इंग वेन को लेकर लगातार सावधान रहता है। चीन ने हमेशा ताइवान को उच्च प्रकार की भू राजनीतिक महत्ता प्रदान की है, क्योंकि यह जापान और दक्षिणी चीन सागर के बीच प्रथम द्वीप श्रृंखला में केंद्रीय स्थान रखता है, जिसे चीन के शक्ति प्रक्षेपण के लिए पहले बेंचमार्क के रूप में देखा जाता है। इस पूरे क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य चौकियां विद्यमान हैं और इसलिए ताइवान पर नियंत्रण करने का मतलब चीन की भू रणनीतिक गणना के अनुसार एक महत्वपूर्ण सफलता होगी। इसके अलावा ताइवान का पुनर्मिलन औपचारिक रूप से चीन के अपमान की सदी के अवशेषों को भी दफन करेगा। इन कारकों के चलते ही राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन लगातार ताइवान पर दबाव बनाने की रणनीति पर कार्य कर रहा है। वर्तमान में चीन एक शांतिपूर्ण पुनः मिलन की बहुत कम संभावनाओं को देखता है। इसी के चलते बीजिंग और ताइवान के बीच बयानबाजी बढ़ रही है। चीन के द्वारा ताइवान जलडमरू मध्य में सैन्य अभ्यास और गश्त के साथ साथ ताइवान के वायु रक्षा पहचान क्षेत्र का भी रिकॉर्ड तोड़ हवाई उल्लंघन किया गया है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका के द्वारा ताइवान के संदर्भ में एक प्रकार की रणनीतिक अस्पष्टता की नीति को भी अपनाया जाता है। पारंपरिक तौर पर इस प्रकार की रणनीतिक अस्पष्टता में अमेरिका चीन के द्वारा प्रतिपादित वन चाइना प्रिंसिपल की अपने हिसाब से व्याख्या करता है और मुख्य भूमि चीन को मान्यता देने के साथ ही ताइवान के साथ भी अनौपचारिक प्रकार के संबंधों को बना रहा है।
इसके तहत ताइवान को उसकी रक्षा करने के संदर्भ में रक्षात्मक हथियार देने के अलावा मुख्य भूमि चीन के साथ भी संबंधों को बनाया गया है। इसके संदर्भ में मुख्य भूमि चीन के साथ अमेरिका के संबंध इस आधार पर टिके हैं कि ताइवान का भविष्य शांतिपूर्ण तरीकों से निर्धारित किया जाएगा, जिसमें ताइवान पर जोर डाले बिना या ताइवान के लोगों की सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को खतरे में डाले बिना कार्य किया जाएगा। हालांकि इस बात की स्पष्ट गारंटी नहीं है कि अमेरिका उस स्थिति में क्या करेगा यदि चीन सैन्य रूप से ताइवान पर आक्रमण करने का प्रयास करता है। हाल के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा 3 बार ताइवान की रक्षा किए जाने के संदर्भ में बयान को दिया गया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति के हालिया बयान को बाद में ये कहते हुए वापस लेने का प्रयास किया गया कि उनके द्वारा भी वन चाइना नीति का ही पालन किया जा रहा है, किंतु हाल के समय में जिस प्रकार की स्थितियां हिंद प्रशांत क्षेत्र में देखी गई हैं, उसके दृष्टिकोण से अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान काफी महत्व रखता है। इसके संदर्भ में एक व्याख्या यह दी जा रही है कि जिस प्रकार से हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्वाड शिखर सम्मेलन के बाद लगातार स्थितियां बदल रही हैं, उसके चलते अमेरिका अब और स्पष्ट रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन का सामना करना चाहता है। रूस यूक्रेन युद्ध की पृष्ठभूमि में भी विरोधी को एक मजबूत संदेश देना आवश्यक माना जा रहा है, जो अमेरिका के बयान से स्पष्ट होता है। हालांकि इसके संदर्भ में किस प्रकार का भविष्य देखा जाएगा वह आने वाले समय में ही स्पष्ट होगा। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 1 में सोसाइटी और जीएस पेपर 2 में हेल्थ से है। इसे आप महिला संबंधी मुद्दों और सामाजिक न्याय से भी जोड़कर देख सकते हैं। इसमें हम मुख्य रूप से बात करेंगे गर्भपात के अधिकार पर चर्चा की। हाल ही में अमेरिका में गर्भपात के अधिकार पर लगातार वाद विवाद देखा जा रहा है। भारत में भी हमें इसकी स्थिति को समझने की आवश्यकता है। यद्यपि अनेक विशेषज्ञ इसके संदर्भ में भारत के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 यानी एमटीपी एक्ट की प्रशंसा करते हैं और इस बात को स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार से 1971 के कानून के माध्यम से भारत में गर्भपात के अधिकार को प्रगतिशील रूप में लागू किया गया है। किंतु अनेक विद्वानों के अनुसार भारत में अभी भी गर्भपात के अधिकार को लेकर बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों के अनुसार कानून की सुविधा होने के बावजूद भारत में महिलाएं, गर्भवती लोग और ट्रांसजेंडर व्यक्ति हर दिन प्रसव और अपनी शारीरिक स्वायत्तता के बारे में अपनी पसंद के लिए संघर्ष करते हैं। इसके संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सभी अनपेक्षित गर्भधारण में से 10 में से 6 एक प्रेरित गर्भपात में समाप्त होते हैं। लगभग 45% गर्भपात असुरक्षित होते हैं, जिनमें लगभग सभी यानी 97% विकासशील देशों में ही देखे जाते हैं। 2014 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार गर्भपात से भारत में 10% मातृ मृत्यु देखी जाती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 से 2021 के हालिया दौर से पता चलता है कि भारत में सभी गर्भधारण का 3% गर्भपात के रूप में देखा जाता है। भारत में आधे से अधिक यानी 53% गर्भपात निजी क्षेत्र में किया जाते हैं, जबकि केवल 20% ही सार्वजनिक क्षेत्र में किए जाते हैं, क्योंकि सार्वजनिक सुविधाओं में अक्सर गर्भपात सेवाओं की कमी होती है। 1/4 से अधिक गर्भपात महिलाओं के द्वारा अपने घर में ही संपन्न किए जाते हैं। इसके संदर्भ में 2018 में द लैंसेट पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन भी महत्वपूर्ण है, जिसके द्वारा यह दावा किया गया कि 2015 में भारत में सभी गर्भपातों में से 73% गर्भपात भले ही वे सुरक्षित रहे हों, लेकिन वे एमटीपी अधिनियम के अनुसार अवैध थे, क्योंकि वे बिना किसी पंजीकृत चिकित्सक की अनुमति के किए गए थे। यह भी लगातार दावा किया जाता रहा है कि भारत में काफी बड़ी मात्रा में गर्भपात जोखिम भरे होते हैं, जो अप्रशिक्षित लोगों के द्वारा अस्वच्छ परिस्थितियों में हानिकारक तरीकों से किए जाते हैं।
जैसे कि पेट पर दबाव डालना, विभिन्न पदार्थों का अंतर्ग्रहण करके आदि। इसमें लिंग चयनात्मक गर्भपात भी काफी चिंता का विषय है, क्योंकि इससे भारत में 2017 से 2030 के बीच लगभग 68 लाख कम लड़कियों का जन्म हो सकता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम, जिसे एमटीपी अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है, यह पहली बार 1971 में अधिनियमित किया गया, जिसे 2021 में संशोधित किया गया था। यह निश्चित रूप से विशिष्ट परिस्थितियों में भारत में गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति को कानूनी बनाता है। हालांकि मुख्य रूप से इस अधिनियम को चिकित्सकों की रक्षा के दृष्टिकोण से ही तैयार किया गया है, क्योंकि भारतीय दंड संहिता के तहत प्रेरित गर्भपात एक दंडयुक्त अपराध है। यह आधार महिलाओं की पसंद और शारीरिक स्वायत्तता की कमी की ओर इशारा करता है, और गर्भपात का निर्णय पूरी तरह से डॉक्टर की राय पर निर्भर करता है। एमटीपी अधिनियम में केवल गर्भवती महिला का उल्लेख है, और इस प्रकार यह पहचानने में विफल रहता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति और अन्य जो महिलाओं के रूप में पहचान नहीं करते हैं, वे भी गर्भवती हो सकते हैं। इसके अलावा भारतीय समाज में गर्भपात की स्वीकृति जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन के संदर्भ में स्थित है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एमटीपी अधिनियम के 50 से अधिक वर्षों के बाद महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित गर्भपात देखभाल तक पहुंचने में बड़ी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। भारत में गर्भपात के समक्ष कुछ ऐसी चुनौतियां भी विद्यमान हैं जिनका निवारण किए जाने की आवश्यकता है। जैसे कि भारत में बहुत सारी महिलाओं और गर्भवतियों को इस बात की जानकारी ही नहीं होती कि गर्भपात वैध है, और यदि वे जानती भी हैं तो उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होता कि गर्भपात को सुरक्षित रूप से कहां से किया जाए। दूसरा, एमटीपी अधिनियम गर्भपात को एक विकल्प के रूप में मान्यता नहीं देता, इसलिए उन्हें गर्भावस्था के पहले कुछ हफ्तों में भी चिकित्सा पेशेवरों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। गर्भपात के मामले में भारत में अविवाहित और ट्रांसजेंडर लोगों को कलंक का सामना करना पड़ता है, और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर किया जा सकता है, जिसके चलते वे असुरक्षित गर्भपात सेवाओं का सहारा लेने पर मजबूर हो सकते हैं। भारत में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2011 के तहत अनिवार्य रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को स्थापित किया गया है, किंतु यह गोपनीयता को प्रभावित करता है, जो आगे चलकर सुरक्षित गर्भपात सेवाओं के लिए किशोरियों की पहुंच में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसके अलावा अभी भी गर्भपात सेवाओं को प्राप्त करने के लिए एक शर्त के रूप में स्थायी या दीर्घकालिक गर्भ निरोधक विधि से सहमत होने के लिए मजबूर किया जाता है। गर्भपात सेवाओं को प्राप्त करने के लिए पति या माता पिता की सहमति पर जोर देकर नैतिकता को थोपने का भी प्रयास किया जाता है। यहाँ तक कि स्वास्थ्य सुविधाओं में गर्भपात देखभाल की मांग करने वाली महिलाओं के साथ अक्सर दुर्व्यवहार किया जाता है, और दर्द से राहत के लिए दवाएं भी उन्हें नहीं दी जाती हैं। इसके अलावा भारत में लिंग निर्धारण को प्रतिबंधित किए जाने वाले कानूनों के बावजूद इनका अवैध अभ्यास जारी है। भारत में अनियंत्रित अल्ट्रासाउंड क्लिनिकों के तेजी से बढ़ने से लिंग निर्धारण की अवैध प्रथा को बढ़ावा मिल रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप असुरक्षित गर्भपात और कन्या भ्रूण हत्या देखी जा सकती है। इस प्रकार भारत में गर्भपात के समक्ष अनेक चुनौतियों के चलते ही विशेषज्ञ एक नवीन प्रगतिशील कानून की मांग कर रहे हैं, जो गर्भपात सुविधाओं के संदर्भ में लोगों की पहुंच की कमी के साथ ही प्रणालीगत बाधाओं को भी दूर कर पाने में सक्षम हो सके। हमें इसके संदर्भ में गर्भपात पर चर्चा को केवल परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य के मुद्दे से हटकर यौन स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकारों के मुद्दे में भी स्थानांतरित करने की तत्काल आवश्यकता है। भारत की स्थिति यह दर्शाती है कि केवल एक कानून ही पर्याप्त नहीं है, और हमें प्रजनन न्याय पर भी कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता है। इसके तहत अच्छी गुणवत्ता और सम्मानजनक गर्भपात देखभाल सुनिश्चित करने के लिए हमें अपनी स्वास्थ्य प्रणालियों में सुधार करना चाहिए। अमेरिका में जिस प्रकार से गर्भपात के अधिकारों पर वाद विवाद देखा जा रहा है, वह वस्तुतः हमें आत्मचिंतन करने का अवसर देता है, क्योंकि कहीं भी प्रजनन अन्याय हर जगह लोगों के जीवन के लिए खतरा है।
अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 3 में अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों से है। इसमें हम बात करेंगे बढ़ते निर्यात की पर्यावरणीय लागत पर। हाल के वैश्विक आर्थिक माहौल में अनिश्चितता रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम के द्वारा रूस पर प्रतिबंधों के साथ ही श्रीलंका संकट के चलते भी देखी गई है। इससे विभिन्न देशों के समक्ष निर्यात के अवसर पैदा हुए हैं। भारत के द्वारा भी इसका लाभ उठाया गया है, किंतु अनेक विशेषज्ञों के द्वारा इस बात पर बल दिया गया है कि किस प्रकार से भारत के द्वारा ऐसे उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है जिनको उत्पन्न किए जाने में अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। इस प्रकार से भारत हाल के वर्षों में अधिक वस्तुओं का उत्पादन किए जाने के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की वृद्धि में भी अपना नकारात्मक प्रकार का योगदान कर रहा है। इसके संदर्भ में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी ओईसीडी के आंकड़े यह इंगित करते हैं कि भारत कार्बन उत्सर्जन अवशोषित उत्पादों के प्रमुख निर्यातकों में से एक है और निर्यात में शामिल कुल कार्बन उत्सर्जन में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। आंकड़ों के अनुसार चीन कार्बन उत्सर्जन अवशोषित उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है। उसके बाद यूएस, रूस और भारत का स्थान है। 1995 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के समय भारत का कुल कार्बन उत्सर्जन निर्यात 80 मिलियन टन से बढ़कर 2018 में 426 मिलियन टन तक पहुंच गया है। कार्बन अवशोषित निर्यात में तीव्र वृद्धि ने इस प्रकार से भारत को अमेरिका के भी करीब ला दिया है। भारत के द्वारा उच्च कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को प्रेरित करने वाले उत्पादों का अधिक निर्यात पेट्रोलियम उत्पादों, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायनों के संदर्भ में देखा जा रहा है। हाल के वर्षों में इनकी मात्रा व्यापार के संदर्भ में बढ़ी है, जिससे भारत का कार्बन उत्सर्जन का शुद्ध निर्यात बढ़ता देखा गया है। इसमें यह देखा जाता है कि अधिकांश विकसित देश कहीं और उत्पादित प्रदूषित वस्तुओं के शुद्ध आयातक हैं, विशेषकर विकासशील देशों में। इसमें सबसे बड़े आयातक देशों में अमेरिका, जापान और जर्मनी को शामिल किया जाता है। विकसित देशों के द्वारा अपनाए गए कड़े पर्यावरणीय उपायों के कारण प्रदूषण गहन उद्योग विकसित देशों से विकासशील देशों में स्थानांतरित होते हैं। विशेष रूप से ऐसे देशों में इनका स्थानांतरण देखा जाता है जहां कमजोर प्रकार के पर्यावरणीय कानून अथवा प्रवर्तन होते हैं। यह घटना शोधकर्ताओं के द्वारा प्रदूषण हैवन परिकल्पना के रूप में व्याख्यायित की गई है। इस प्रकार विकासशील देश जो पर्यावरणीय नीतियों को लागू करने में ढिलाई बरतते हैं, अंततः प्रदूषण का अड्डा बन जाते हैं। कोई संभवतः तर्क दे सकता है कि निर्यात राजस्व विस्तार के परिणाम स्वरूप बढ़ी हुई जीडीपी का उपयोग पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जा सकता है। इसमें पर्यावरण से संबंधित कुछ नेत वक्र के अनुसार किसी देश की आय और उसके पर्यावरणीय क्षरण के बीच एक उल्टे यू आकार का संबंध देखा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है पर्यावरण की गुणवत्ता बिगड़ने लगती है, लेकिन कुछ समय बाद इसमें सुधार होता है। हालांकि इस संभावना के संदर्भ में अध्ययनों में कोई आम सहमति नहीं है। भारत के संदर्भ में यह भी कहा जा रहा है कि भारत अपने प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी का निर्यात कर रहा है, जो भारत के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि भारत विश्व बाजार में चावल का प्रमुख निर्यातक है। यह देखते हुए कि चावल एक जल गहन फसल है, भारत अप्रत्यक्ष रूप से अन्य देशों को पानी का निर्यात कर रहा है, जो आगे चलकर भारत की दीर्घकालिक स्थिरता और खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इस प्रकार हमें अपने निर्यात के संदर्भ में उससे संबंधित पर्यावरणीय लागत को भी ध्यान में रखे जाने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में अनेक विशेषज्ञ सख्त पर्यावरणीय उपाय के रूप में पर्यावरणीय कर को बढ़ाने का उपाय बताते हैं। उदाहरण के लिए ओईसीडी देशों में पर्यावरण कर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2% है। यद्यपि भारत में पर्यावरण कर लगभग 1% है, किंतु जीडीपी के प्रतिशत के रूप में उक्त कर की प्रतिशतता 2005 में 1.38% से घटकर 2019 में 1% तक ही आ गई है।
इसको कम से कम जीडीपी का 2% किए जाने की आवश्यकता है। दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हमें पर्यावरण कर में वृद्धि की संभावनाओं पर विचार करने के साथ ही पानी की बचत करने वाली नीतियों और जल उपयोग दक्षता में सुधार करने वाली नीतियों को भी लागू किए जाने की आवश्यकता है। इसको न केवल चावल आदि के संदर्भ में लागू करना होगा, अपितु खाद्य सुरक्षा आदि के संदर्भ में भी अन्य क्षेत्रों में लागू किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 7 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में स्वास्थ्य क्षेत्र से है। इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से किशोरावस्था की पोषण आवश्यकताओं पर। हाल के कई अध्ययन किशोरावस्था की पोषण आवश्यकताओं की ओर ध्यान देने की बात करते हैं। इस दौरान लड़के और लड़कियों दोनों में ही शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन देखे जाते हैं, जिसके चलते उन्हें अधिक मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्वों के सेवन की आवश्यकता होती है। अध्ययन बताते हैं कि 18% लड़कों की तुलना में किशोर लड़कियों में एनीमिया की संभावना 40% तक देखी जाती है। यही कारण है कि किशोरावस्था के दौरान आहार विविधता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आगे चलकर जीवन की आदतें बन जाती हैं। यदि लड़कियों की बात की जाए तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 डेटा 2019-20 यह बताता है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की तुलना में किशोर लड़कियों में एनीमिया में 5% की वृद्धि देखी गई है। कोविड-19 ने तो आहार विविधता को और खराब किया है, जिसका प्रभाव महिलाओं, किशोरों और बच्चों में देखा गया है। इसके संदर्भ में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि भारत में महिलाओं की आहार विविधता में 42% की गिरावट आई है, क्योंकि उन्होंने कोविड-19 के दौरान फल, सब्जियों और अंडे का सेवन कम किया है। लॉकडाउन के कारण मध्याह्न भोजन का नुकसान हुआ और किशोर लड़कियों के लिए साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन और स्कूलों में पोषण शिक्षा में भी गिरावट देखी गई है। मुख्य रूप से हमें इन्हीं सभी क्षेत्रों में कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके तहत सबसे पहले फॉलिक एसिड की निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित किए जाने के साथ ही आहार विविधता को बढ़ावा देना होगा। इसमें स्थानीय रूप से फलों, सब्जियों, मौसमी आहार और मोटे अनाज आदि को शामिल करना होगा। इसे आगे बढ़ाने के लिए सामुदायिक कार्यकर्ताओं के द्वारा किशोर लड़कियों आदि से घरों में संपर्क किया जा सकता है और उन्हें बेहतर पोषण परामर्श दिया जा सकता है। इसके लिए ग्राम सभा आदि के माध्यम से भी कार्य किया जा सकता है। हमें न्यूट्री स्मार्ट स्कूलों यानी स्कूलों में किचन गार्डन के माध्यम से किशोर किशोरियों में अच्छे पोषण को बढ़ावा देना होगा। इसके लिए किशोर किशोरियों तक पहुंच बढ़ाने के लिए स्कूलों से परे भी सोचने की आवश्यकता है। इसमें मुख्य रूप से माध्यमिक स्तर पर लड़कियों को स्कूलों में बनाए रखने को प्राथमिकता देनी होगी, ताकि वे औपचारिक शिक्षा को ग्रहण करने के साथ ही स्वास्थ्य और पोषण को भी प्राथमिकता दे सकें। पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति करने के संदर्भ में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को भी दूर किया जाना आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान में 80% किशोर किशोरी सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण छिपी हुई भूख यानी हिडन हंगर से पीड़ित हैं। लड़कियों में यह प्रवृत्ति अधिक प्रचलित है, क्योंकि वह पहले से ही कई पोषक अभावों से पीड़ित होती हैं। हमें न केवल आयरन, फॉलिक एसिड, बल्कि विटामिन B12, विटामिन डी और जिंक की कमी को भी दूर करने के लिए नीतिगत पहल को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसमें सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया पोषण अभियान महिलाओं, लड़कियों और बच्चों के बीच कुपोषण और एनीमिया को दूर किए जाने के संदर्भ में महत्वपूर्ण अभियान साबित हो सकता है, जिसको बेहतर ढंग से लागू किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि हमें कुपोषण के तहत ही किशोरों में बढ़ते गैर संचारी रोगों और मोटापे के बढ़ते जोखिम को भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि भारत के 12 राज्यों में 10% से अधिक किशोर किशोरी अधिक वजन वाले हैं। अतः कुपोषण के अंतर्गत ही अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों, पेय पदार्थों की बिक्री और विज्ञापन के खिलाफ सख्त कार्य योजना भी तैयार किए जाने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 8 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध जीएस पेपर 2 में स्वास्थ्य क्षेत्र से है।
इसमें हम बात करेंगे मंकी पॉक्स वायरस उत्पत्ति और प्रकोप पर। दुनिया भर से सामने आ रहे मामलों के साथ मंकी पॉक्स ने सभी का ध्यान खींचा है। वर्तमान प्रकोप में 19 देशों में फैले 220 से अधिक पुष्ट मामलों की संख्या देखी गई है। इसमें यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और पुर्तगाल सबसे अधिक पुष्ट मामलों के साथ सबसे आगे हैं। हालांकि इसमें अभी तक किसी की मौत की सूचना नहीं है। वर्तमान जो प्रकोप है वह कई मामलों में दिलचस्प रहा है। यद्यपि अफ्रीका और अफ्रीका के बाहर कुछ क्षेत्रों में मंकी पॉक्स का प्रकोप इससे पहले भी देखा गया था, किंतु अभी जिन क्षेत्रों में इसका प्रकोप देखा जा रहा है वहां पर बड़े पैमाने पर इसका मामला देखा नहीं गया था। यह भी देखा गया है कि मामले ऐसे व्यक्तियों में देखे गए हैं जिन्होंने मंकी पॉक्स से पूर्व में प्रभावित रहे क्षेत्रों का दौरा कभी भी नहीं किया। हमें ध्यान देना होगा कि मंकी पॉक्स कोई नया वायरस नहीं है। पॉक्स वायरस परिवार से संबंधित इस वायरस को पहली बार 1958 में बंदरों में पहचाना गया था और इसलिए इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा। इसका पहला मानव संबंधित मामला 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से वर्णित किया गया। आगे चलकर जानवरों से मानव के संचरण के अनेक उदाहरण देखे गए जिसमें मृत्यु दर भी देखी गई। चेचक के उन्मूलन के बाद मंकी पॉक्स मनुष्यों में प्रमुख पॉक्स वायरस बना हुआ है जिसके मामले वर्षों से बढ़ रहे हैं। चूंकि इसमें संचरण केवल निकट संपर्क के साथ ही होता है, इसलिए कई मामलों में यह प्रकोप आत्मसीमित रहा है, यानी कुछ समय पश्चात अपने आप ही सही हो जाता है। माना जाता है कि मध्य अफ्रीका में प्रकोप का योगदान जंगल से सटे क्षेत्रों में जानवरों के निकट संपर्क से हुआ है। हालांकि इसका मूल स्रोत ज्ञात नहीं हो पाया है। ऐसा माना जाता है कि कृंतक और गैर मानव प्राइमेट संभवतः इसके मूल स्रोत हो सकते हैं। अफ्रीका और दुनिया भर में हाल के वर्षों में कई जीनोम अनुक्रमण बताते हैं कि वायरस के दो अलग अलग समूह हैं जिसमें कांगो बेसिन, मध्य अफ्रीकी क्लैड और पश्चिम अफ्रीकी क्लैड प्रमुख हैं। माना जाता है कि मध्य अफ्रीकी या कांगो बेसिन क्लैड में पश्चिम अफ्रीकी क्लैड की तुलना में उच्च संचरण दर है। हालांकि कोविड-19 महामारी के दौरान जो विश्व ने जीनोम अनुक्रमण में विशाल विशेषज्ञता हासिल की है वह वर्तमान में मंकी पॉक्स के संदर्भ में काम आ रही है। हालिया जीनोम अनुक्रमण यह बताते हैं कि वायरस में ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं और लगभग सभी जीनोम पश्चिमी अफ्रीकी क्लैड से आए हैं जिसमें मध्य अफ्रीकी क्लैड की तुलना में बहुत कम मृत्यु दर है। इस प्रकार हम वायरस और उसके संचरण पैटर्न के बारे में काफी कुछ जानते हैं। जब बात इसकी वैक्सीन की जाती है तो यह देखा गया है कि चेचक या वैक्सीनिया का टीका इसके संदर्भ में सुरक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण है। यद्यपि चेचक के उन्मूलन के बाद 1990 में टीके को बंद कर दिया गया था, किंतु कई देशों के द्वारा टीकों के आपातकालीन भंडार का रखरखाव किया गया है जिसका उपयोग किया जा सकता है। क्योंकि वर्तमान में अनेक देशों में युवा व्यक्तियों को उनके बचपन में चेचक टीका प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए संभावित रूप से वे मंकी पॉक्स के प्रति अत्यधिक संवेदनशील हैं और इसी के चलते उनका वर्तमान में टीकाकरण किए जाने की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में हम मंकी पॉक्स के अतीत के संचरण को भी ध्यान में रख सकते हैं और उससे प्राप्त ज्ञान का प्रयोग करके भविष्य में इसके प्रसार को रोकने के लिए बेहतर उपाय कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, ताइवान पर बिडेन के हालिया बयान को लेकर क्या विवाद है? क्या अमेरिका रणनीतिक अस्पष्टता से रणनीतिक स्पष्टता की ओर बढ़ रहा है? अमेरिका ताइवान संबंधों की पृष्ठभूमि में चर्चा करें। 250 शब्द 15 अंक। दूसरा प्रश्न है, भारत को गर्भपात के अधिकार पर चर्चा बदलनी चाहिए। यह न केवल परिवार नियोजन और मातृ स्वास्थ्य का मुद्दा है बल्कि यौन स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकार का भी मुद्दा है। 250 शब्द 15 अंक। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप अमेरिका ताइवान संबंधों का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप ताइवान पर
अमेरिकी राष्ट्रपति के हालिया बयान व संबंधित वाद विवाद की व्याख्या करेंगे। अमेरिका की ताइवान के संबंध में नीति को उदाहरण सहित स्पष्ट करेंगे और इसमें उपयुक्त उदाहरण और सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप गर्भपात के अधिकार पर हालिया वाद विवाद का सामान्य परिचय देंगे और इसके मुख्य भाग में आप भारत में गर्भपात की वैधानिक स्थिति को स्पष्ट करेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की कुछ सीमाओं को बताएंगे और इसके संदर्भ में उपयुक्त सुझावों को भी देंगे। अंत में आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस रूप में आपका उत्तर पूर्ण होगा। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।